यहाँ पर एक चैप्टर है और इसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसको लिखा है जिटकाला सा एंड बामा, यानी कि जिटकाला सा और बामा लोग मिलकर ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों की कटाई, जिसको लिखा जिटकाला सा ने। आइए पहले इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज अ स्टोरी, ये एक ऐसी कहानी है डेट शो केसेस द डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव के मामले को डील करता है, फेस्ड बाय इंडियंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये भेदभाव जो है इंडियन के साथ होता है, और वो भी कहां पर, पश्चिमी संसार में, यानी कि पश्चिमी देशों में। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडियन गर्ल, ये कहानी मतलब इस चीज को बताती है कि किस प्रकार से एक भारतीय महिला, एक भारतीय लड़की वाज फोर्स्ड, मतलब वो मजबूर हो जाती है टू वियर वेस्टर्न ड्रेसेस, यानी वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनने के लिए मजबूर हो जाती है, एंड कट हर हेयर बाई हर स्कूल अथॉरिटीज, और अपने बालों को भी काटने के लिए मजबूर हो जाती है, वो भी किसके चलते, स्कूल के चलते, स्कूल के अथॉरिटीज, स्कूल के नियम के चलते। किस प्रकार से एक भारतीय महिला पश्चिमी देशों के, है ना, पश्चिमी सभ्यता के ड्रेस को, पोशाक को और उनके अनुसार बालों को कटवाने के लिए मजबूर हो जाती है, इन ऑर्डर टू मेक हर लुक लाइक एन अमेरिकन स्टूडेंट, ताकि ऐसा करने से वो भारतीय लड़की ना लगकर एक अमेरिकन स्टूडेंट लगे, अमेरिकी एक दिखने लगे। तो यहां पर देखते हैं कहानी क्या है और सुनिएगा सब लोग। सेबों की धरती पर पहला दिन बहुत ठंडक वाला था, क्योंकि बर्फ अब भी धरती को ढके हुए थी और पेड़ नंगे थे। नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी, इसकी धातुई आवाज प्रचंडता, है ना, यानी बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से सिर के ऊपर घंटा घर में से आती हुई हमारे संवेदनशील कानों से टकराई। नंगे फर्श पर जूतों की नाराज कर देने वाली खटखट हमें चैन नहीं दे रही थी। लगातार टकराती हुई कठोर आवाजें अनेकों भिन भिनाती हुई एक शोर पैदा करते थे, जिससे मैं सुरक्षित बंधी हुई थी। ये जिटकाला सा बता रही है कि क्या हुआ था उनके साथ जब वो पढ़ रही थी। तो यद्यपि मेरी आत्मा इसकी खोई हुई आजादी के लिए संघर्ष करते हुए कचोट रही थी, सब निरर्थक था। एक पीले चेहरे वाली औरत जिसके बाल सफेद थे हमारे पीछे आई, हमें लड़कियों की पंक्ति में खड़ा किया गया था और जिन्हें डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष में ले जाया जा रहा था, वे भारतीय लड़कियां थीं, सख्त जूते और चिपकी हुई पोशाकों में। छोटी लड़कियां बाजुओं वाले एप्रॉन पहने हुई थीं और उनके बाल बहुत छोटे काटे गए थे। मैं अपने नरम समतल जूतों में बिना शोर किए चली। उस समय मैंने फर्श के अंदर धंसने जैसा महसूस किया, क्योंकि मेरा कंबल कंधों पर से फिसल गया था। आगे देखिएगा, और यहां पर मैंने भारतीय लड़कियों की तरफ सख्ती से देखा, जो इस बात की परवाह करती प्रतीत होती थी कि वे मुझसे भी ज्यादा शर्मनाक पोशाक में थी, अपने सख्त यानी कि कसे हुए कपड़ों में। जब हम अंदर गए तो देखा कि लड़कों ने सामने वाले दरवाजे से प्रवेश किया। मैंने 3 युवा जाबाजों को देखा जो हमारी पार्टी में आई। मैंने उन्हें चुपके से पिछली पंक्तियों में देखा। वे भी उसी प्रकार असुविधा, बेचैनी महसूस कर रहे थे जैसे मैं कर रही थी। एक छोटी घंटी बजाई गई और प्रत्येक छात्र ने मेज के नीचे से एक कुर्सी खींची, ये मानते हुए कि इस कार्य का तात्पर्य था कि उन्हें बैठना था। मैंने भी अपनी कुर्सी खींची और तुरंत ही इसके एक तरफ बैठ गई। लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कि मैं ही एकमात्र विद्यार्थी थी जो कुर्सी पर बैठी थी। अन्य सभी मेज के पास खड़ी रही।
उस समय जब मैं उठना शुरू किया, शर्म के साथ चारों ओर देखना शुरू किया कि कुर्सियों को कैसे प्रयोग में लाना है, उसी समय दूसरी घंटी बजी। अंत में सभी बैठ गईं। मुझे भी धीरे से अपनी कुर्सी में बैठना पड़ा। मैंने एक आदमी की आवाज हॉल के एक कोने से आती हुई सुनी और मैं उसे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन अन्य सभी लड़कियों ने अपनी प्लेटों पर अपने सिरों को झुकाया। जब मैं मेजों की लंबी कतार की ओर देख रही थी, मैंने एक पीले चेहरे वाली औरत की बारीक नजरों से मेरी ओर देखते हुए देखा। मैंने पीले चेहरे वाली औरत की निगाह को मुझ पर टिके हुए देखा। मैंने तुरंत अपनी आंखें झुका ली, ये हैरान होते हुए कि उस विचित्र औरत ने मेरी ओर इतना बारीक नजरों से क्यों देखा था। आदमी ने अपना बड़बड़ाना बंद कर दिया और तब एक तीसरी घंटी बजाई गई। प्रत्येक ने अपना चाकू और फोर्क यानी कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। इसके बजाय मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय तक मैं कुछ भी काम करने से डर गई थी। लेकिन फॉर्मूले के द्वारा ये खाना सबसे मुश्किल कोशिश उस दिन की नहीं थी। सुबह देरी से मेरी सहेली जुडेबिन ने मुझे एक भयंकर चेतावनी दी। जुडेबिन कुछ अंग्रेजी के शब्द जानती थी और उसने पीले चेहरे वाली औरत को हमारे लंबे भारी बालों को काटने की बात सुन ली थी। हमारी माँ ने हमें शिक्षा दी थी कि केवल अनिपुण योद्धा जो पकड़े जाते हैं, दुश्मन द्वारा उनके बालों को छोटे काट दिया जाता है। हमारे लोगों में छोटे बाल शोकातुर लोगों द्वारा रखे जाते हैं और बहुत ही छोटे कटे हुए बाल कायरों द्वारा रखे जाते हैं। हमने हमारे भाग्य के बारे में कुछ क्षणों तक चर्चा की और तब जुडेविन ने कहा, हमें समर्पण करना होगा क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। मैंने विद्रोह किया। अब देख सकते हैं ये नेक्स्ट जो है, नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी, मैंने उत्तर दिया। जैसे यहाँ पर क्या है, भारतीय हैं, अमेरिका में गई हैं, तो ये कह रही है हमारे यहाँ जो बालों को नहीं काटना, बालों को अगर एकदम छोटा छोटा करवा दो तो अच्छा नहीं माना जाता है। और ये करे कि मैं ऐसा उनकी बात नहीं मानने वाला, लेकिन इनकी शैली समझा रही नहीं, हम लोग को मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है। अब देखिए क्या होता है, मैंने अपने अवसर को गौर से देखा और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं गायब हो गई। मैं चुपके से धीमे से ऊपर गई, अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ चुपके से मेरे कोमल जूतों को सख्त जूतों में बदल दिया गया था। मैं हॉल के पास से गुजरी, यह बिना जाने हुए कि मैं कहां जा रही थी। एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ते हुए मुझे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जिसमें 3 सफेद पलंग थे। खिड़कियां गहरे हरे पर्दों से ढकी हुई थीं, जिससे कमरा अंधेरे जैसा लगता था। धन्यवाद, वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कदम कमरे के अंतिम कोने की ओर आगे बढ़ाए। अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर मैं पलंग के नीचे चली गई और स्वयं को अंधेरे कोने में छिपा लिया। मैं छुपे हुए स्थान से बाहर की ओर देखा, डर से कांपते हुए। जब कभी मैंने पास से कदमों की आवाज सुनी, यद्यपि हॉल में ऊंची आवाज से मेरा नाम पुकारा जा रहा था। ये पलंग के नीचे जाकर छिप गई थी, लेकिन इनका नाम पुकारा जा रहा था और मैं जानती थी कि जुडेबिन भी मुझे ढूंढ रही थी। मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, तब कदम तेज हो गए और आवाजें उत्तेजित हो गईं। आवाजें और अधिक नजदीक आती रहीं। औरतें और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने अपनी सांस को रोका और कमरे के खुले दरवाजे की ओर उन्हें देखती रही और बड़े ट्रंकों के पीछे देखती रही। किसी ने पर्दा हटाया और कमरा अचानक रोशनी से भर गया। मैं नहीं जानती कि वे क्यों झुके और उन्होंने पलंग के नीचे क्यों देखा। मुझे याद है कि मुझे घसीट कर खींचा जा रहा था, है ना। आगे देखिए, यद्यपि मैंने लातों द्वारा और बुरी तरह से उन्हें खुरचते हुए विरोध किया, इसके बावजूद भी मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया और एक कुर्सी में बांध दिया गया। बेचारी के साथ मैं जोर से चिल्लाई, अपने सिर को हिलाती रही उस समय तक जब तक कि कैंची की ठंडी ब्लेड मेरे गर्दन पर मैंने महसूस नहीं की और उन्हें
मेरी भारी बालों की लटों में से एक को काटते हुए सुना। तब मैं अपना साहस खो बैठी। जब से मुझे मेरी माँ से दूर ले जाया गया था, मैंने भयंकर निरादरों को सहन किया था। लोग मेरी ओर घूरते थे। मैं हवा में एक लड़की के खिलौने की भांति फिरा करते थे। अब मेरे लंबे बाल एक कायर के बालों की भांति बहुत छोटे काट दिए गए थे। इसको बांध कर इसके बाल काटे गए थे। आगे देखिए, अपनी पीड़ा में मैं अपनी माँ के लिए विलाप किया, लेकिन कोई भी मुझे शांत करने के लिए नहीं आया। एक भी आत्मा ने चुपके से मुझे नहीं समझाया, जैसे मेरी स्वयं की माँ किया करते थे, क्योंकि अब मैं एक ग्वाले द्वारा हाँके जाने वाले अनेकों छोटे जानवरों में से एक थी।